कांग्रेस के दो युवा विधायक आज चंडीगढ़ में हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर इनसे चर्चा की जा सकती है। सबसे पहले वरुण मुलाना जी से बातचीत करेंगे। वरुण जी, जो अधिकारी सुनते नहीं विधायकों की, उस बात को लेकर कहीं ना कहीं पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों से चर्चा की थी, तो क्या उसका कोई आगे आपको लगा कि कोई इम्पैक्ट रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं अखबार में ही पढ़ रहा था कि अब अधिकारियों को ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि जिले के हर अधिकारी के मोबाइल में विधायकों के नंबर सेव होंगे, जिससे कि वो कल को ये भी प्ली ना ले पाएँ कि जी हमारे पास तो विधायक का नंबर ही नहीं था। मेरे खुद के साथ हुआ कि जो हमारे यहाँ के डीएसपी हैं, उन्होंने आज तक मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। 6 महीने हमें भी विधायक बने को हो गए, 7 महीने हो गए एग्जैक्टली, कभी फ़ोन उठाया ही नहीं। तो बल्कि मैं तो अभी स्पीकर साहब को मिलके ये बात रखूंगा उनके आगे कि ये मेरी कंप्लेंट भी आप लें। मैंने एसपी साहब को लिखा कि आपके डीएसपी मेरा फ़ोन नहीं उठाते और ये कई बार हो चुका है, तो मैं ये आपको एक कंप्लेंट उनकी लिख रहा हूँ उनके खिलाफ। तो उनका जवाब आता है ओके। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि हाँ मैं इसके ऊपर देखूंगा, मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा या मैं उनसे बात करूंगा। तो ये हालात है। तो विधानसभा अध्यक्ष ने ये जो कदम उठाया, इसको किस रूप में लेते हैं? नहीं, ये बहुत सराहनीय कदम है और ज़रूरी है। और बात जैसे हुआ कि हम जनप्रतिनिधि हैं, अगर हमारी ही बात नहीं सुनी जाएगी तो किसकी सुनी जाएगी? तो इस तरह का जो इन्होंने स्टैंड लिया है स्पीकर साहब ने, तो ये सराहनीय कदम है। वरुण जी, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो चुका है। अब लॉकडाउन खुलना शुरू है, पहला दौर चल रहा है उसका, और जिस प्रकार से हालात हैं सारे, उनसे आप लोग अनभिज्ञ नहीं हो, आप अपनी जनता के बीच में रहते हो। आपके पास ज्वलंत मुद्दे कौन से हैं जो आप सार्वजनिक करना चाहते हो? देखिए, अगर हम लॉकडाउन की बात करें, सबसे बड़ी जो मार पड़ी है वो गरीब पे और मजदूर पे पड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हालात ये हुए, सड़कों पर आपने देखा कि गरीब आदमी को डंडे मारे गए, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे, चाहे आपने यमुनानगर में तो वो वीडियो क्योंकि वायरल हो गया था तो सारी देश, सारा दुनिया जानता है। लेकिन कितनी जगह, अम्बाड़ा कैंट रेलवे स्टेशन पे कितनी जगह इतने बड़े बड़े डंडे लेके पुलिस वाले खड़े होते थे। क्यों गरीब आदमी, वो सिर्फ उसकी कमी क्या थी कि उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है। भाई अगर आपके पास गाड़ी हो तो आप परमिशन लेके अपने जा सकते थे घर पे, लेकिन वो बेचारे, उनको पैदल सड़क पे चलने का भी अधिकार नहीं था। और कितनी जगह हुआ कि यमुनानगर से, यूपी बॉर्डर से उनको गाड़ी में बिठाया जाता था और वापस छोड़ दिया जाता था पंजाब बॉर्डर पे। वापस ले जाने के लिए गाड़ी थी सरकार के पास, लेकिन आगे भेजने के लिए गाड़ी नहीं थी। ये कैसी बातें? माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने बसों का इंतजाम किया और इंतजाम किया कि जिससे कि प्रवासी मजदूर अपने घर तक पहुंच सके। उनकी कहते हैं जी बसेस के कागज दिखाई जाए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो रैलियों में बसें जाती हैं, स्कूल की बसें जाती हैं, दूसरी बसें जाती हैं, क्या उनके पास परमिट होता है? क्या उनके कागज चेक किए जाते हैं? कभी भी नहीं होते। तो उनके साथ क्यों ऐसी बदसलूकी हुई है? और मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम हर जिले में 1-1 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए भेज रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने अंबाला जिले की बात करूं, 1 रुपया भी उनके खाने की व्यवस्था के लिए नहीं खर्चे गए। वो सिर्फ सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, आप जैसे लोग लगे और उनकी जान को बचाया। नहीं तो प्रशासन की तरफ से 1 रुपया भी उनके लिए खर्च नहीं किया गया। दूसरा क्या सरकार ने किया कि बीपीएल के अलावा सर्वे किया गया कि जो भी जरूरतमंद है उसे राशन प्रोवाइड किया जाए, जो कि एक सराहनीय कदम था। लेकिन उसमें देरी हुई। उसके बाद क्या हुआ कि एक गांव की लिस्ट बनी, मान लो उसके अंदर 60 परिवार ढूंढे गए कि हाँ भाई ये जरूरतमंद है, इनको भी राशन दिया जाना चाहिए। लेकिन उसको घटा के 20 कर दिया गया, 60 को, और उन 20 में से भी 5 ऐसे लोग जोड़े गए जो पूरे गांव का राशन का कार्य संभाल सकते थे, और कि वो किसी को दिखाई ना दें, कि कोई उनके ऊपर हंसेगा कि देखिए ये भी ठीक ठाक परिवार से हैं, ये भी राशन ले रहे हैं। टोकन इशू कर दिया। क्यों किया? कि जिससे उनकी पहचान ना हो, वो अपने नौकर को भेज दें, लाइन में वो खड़ा होकर राशन ले आएगा। और कितने हमारे गांव में हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ता राशन बांट रहे थे, राशन सरकार की तरफ से आया, उसमें बीजेपी कार्यकर्ता का क्या था? और हर गांव में कहीं पे भी जो ये सर्वे हुआ, जो उसकी लिस्ट बनी है, जो जरूरतमंद परिवार थे उनको राशन नहीं पहुंच पाया, जो कि दुखद है। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए, 2 अहम इश्यूज इन दिनों में उठकर आए हैं। एक तो शराब तस्करी को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। दूसरा, जो किसानों को मोटर्स मिलनी थी, वो इशू काफ़ी गर्म है। उसमें सरकार ने वो मोटर्स विड्रा जो डिसीजन है विड्रा भी किया है।
देखिए, जहाँ तक शराब तस्करी की बात है कि ऑलरेडी SCT बिठाई गई है, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, तो अब देखते हैं कि उसकी क्या रिपोर्ट आती है। गलत हुआ है, मामला सबके सामने है, अब रिपोर्ट जब आ जाए हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। जहाँ तक मोटर की बात है, विधानसभा में भी बात उठी थी, मैंने भी कहा था कि 2 साल हो गए किसानों को इंतजार करते हुए कि मोटर कनेक्शन दे दो। सरकार अड़ी रही कि नहीं, हम 5 सितारा मोटर ही देंगे सबमर्सिबल, उसके बिना हम कनेक्शन नहीं देंगे। 2 साल थोड़ा समय नहीं है, पैसे भी जमा करा के रखे, लेकिन मोटर नहीं मिली। और आज 2 साल के बाद जब उस गुजरात की कंपनी ने 29,000 मोटरें देने से इनकार कर दिया, तो आज सरकार कहती है जी हम किसानों के हित में 3 स्टार मोटर भी देने को तैयार हैं और आप खरीद लें और हम कनेक्शन दे देंगे। अगर यही करना था तो 2 साल का इंतजार क्यों कराया? और मेरा सवाल आपके माध्यम से ये है कि वो जो गुजरात की कंपनी थी जिसको 2018 में 29,000 मोटरों का टेंडर दिया गया था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है? क्या किया गया है? किसानों को तो परेशान कर दिया। 2 साल थोड़ा समय नहीं होता। एक तरफ तो आप आय दुगनी करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कनेक्शन नहीं देते। जो बोर करा के किसान बैठा है और उसको कनेक्शन ना मिले, कितना बड़ा नुकसान है। उसका तो कर्जा और बढ़ गया, ठीक है जी। और दूसरी तरफ आप उस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। तो मैं दूसरे विधायक हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, अमित सेहाग, इनसे चर्चा करेंगे। सेहाग साहब, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और अब अनलॉक पार्ट 1, आपने कौन सी ऐसी समस्याएं, ज्वलंत मुद्दे देखे हैं जिनको आप उजागर करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो 2 मेन समस्याएं मैं मानता हूँ, एक तो जीविका की है और दूसरा जो है कि सभी गरीब आदमी को खाने के लिए राशन मिले। जब इस तरह की कोई परिस्थिति आती है, सबसे पहले तो भोजन की होती है कि हर एक गरीब आदमी के पेट में भोजन हो। दूसरा है कि किस तरीके से जीविका का साधन बना रहे। अब दोनों पे अगर कहें कि मैं मानता हूँ, मैंने सरकार के सामने एक बात रखी थी, ये मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि राशन कार्ड का रंग ना देख के आदमी की ज़रूरत को देखने का काम करें। और इसके तहत लीडरशिप ने भी इस बात को बड़ी बुलंदी से, कांग्रेस पार्टी ने, सभी विधायकों ने, शीर्ष नेतृत्व ने रखा। उसके बाद ये डिस्ट्रेस्ड जो कूपन्स है उसकी एक उन्होंने प्रणाली बनाई, एक सिस्टम बनाया जिसके माध्यम से सर्वे किया। वो सर्वे होने में 1.5 महीना लगा। जब तक ये कोरोना वायरस का 1.5 महीने तक किसी के पास, मान लो गरीब आदमी के पास खाने को नहीं था, जिसके पास राशन कार्ड नहीं था या राशन कार्ड बनने को दिया हुआ था, जिस तरीके की समस्याएं थी, तो उसके पास कुछ नहीं था। उसका सहारा केवल और केवल जो सामाजिक संस्थाएं थी वो रहा। क्योंकि मैं प्रशासन को भी कहूँगा, प्रशासन की तरफ से भी कोई खास मदद नहीं थी, उन्होंने भी सारा का सारा सामाजिक संस्थाओं पर छोड़ दिया था। चलो, इसकी हमने सराहना की कि सरकार ने कुछ कदम उठाया, मगर जब वो बनकर आया, सबकी मैं मानता हूँ एक तरीके से आस बंध गई। गरीब आदमी को लगा कि चलो अब तो मुझे कुछ मिलेगा, मेरे पास कार्ड नहीं है मगर सरकार कुछ ना कुछ देगी 3 महीने के लिए। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे पहले दिन, जिस दिन ये कूपन बांटने की बात आई होगी, आपने शायद एक खबर आपके अखबार में भी और एक खबर देखी होगी कि सिरसा के अंदर जो BLO थे, जिनकी ड्यूटी थी, उन्होंने खुद वो धरने पे बैठ गए और उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी एक तरीके से धांधली है। जो सर्वे हमने किया था उस सर्वे के हिसाब से कूपन नहीं आए और बहुत कम कूपन आए। तो आज की तारीख में आप ये देख सकते हैं, जो सही मायने में परिवार जिनको मिलना चाहिए था, आज भी वो फ़ोन करके कहते हैं भाई साहब हमारे पास तो नहीं आया। और जो शायद साधन संपन्न लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या क्या रहा, उनका नाम उसके अंदर है। हमने कहा कि सबको मिलना चाहिए। आज की तारीख में भंडारण इतना बड़ा भरा हुआ है कि सरकार 5-5, 6-6 महीने जो गेहूं है, चावल है, आराम से दे सकती थी। तो हम ये नहीं कहते किसी परिवार को एक्स्ट्रा मिल गया, मिल जाए, मगर गरीब परिवार को ज़रूर उसका मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ी कमी तो मैं ये मानता हूँ। दूसरा, ये बात हम सभी जानते हैं और हम सभी, इसमें बड़ा अर्थशास्त्री होने की आवश्यकता नहीं। जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में, जब सब कुछ बंद था, फैक्ट्री बंद है, दुकानदार का काम नहीं चल रहा था, तो किस पे आधारित है? कृषि पे आधारित है। हमारी रूरल इकोनॉमी है और उसमें 50% वो इकोनॉमी उस पर आधारित है। और आजकल जो अगर कुछ डिमांड को बढ़ा सकता था, अगर आप किसान मजदूर की जेब में आमदनी डालते। अब उन्होंने क्या कहा, वायदा किया था, और ये खुद के उनके शब्द हैं, अगर ये कहें कि हमारे शब्द नहीं है फिर तो हम बात कहें। वो कहते हैं कि हम 3 दिनों के अंदर, 72 घंटों के अंदर उनकी जेब में जो वो करेंगे, नया सिस्टम आ गई, नई सरकार आ गई, नई सोच आ गई, हम एक नए तरीके से काम करें तो 72 घंटों के अंदर डालेंगे। वो 72 घंटे कब 1 महीना बन गए और कब 1.5 महीना बन गए, सबको पता चला। और अभी भी आज की तारीख पे मैंने 2 बार कम से कम
फेसबुक के माध्यम से भी, मुख्यमंत्री के समक्ष भी मैंने ये ट्विटर के माध्यम से हर जगह ये बात रखी, आंकड़ों के साथ बात रखी, जो उन्होंने आंकड़े दिए थे, कभी 5% डले थे, कभी 6% डले थे। आज की तारीख में भी जो गेहूं का पैसा है अभी तक किसान की जेब में नहीं आया, और वो पैसा बैंकों के पास, उनके पास पड़ा है, वो ब्याज खा रहे हैं। किसान को आज सरकार से मैं ये मांग भी करना चाहूँगा, जब पैसा दें तो अब ब्याज समेत पैसा देने का काम करें, अगर सही मायने में आप किसान हितैषी हैं। तो ये दो मुख्य मांगे मैं मानता हूँ अभी भी बहुत ज्वलंत समस्याएं हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से विधायकों की सुनवाई जो अधिकारी नहीं करते, उस तर्क से कितने का आप सहमत, और जो सरकार ने क्या कोई सुनवाई करनी शुरू की उसके बाद अधिकारियों ने? देखिए, मैं ज़्यादातर जितने रहे मुद्दे उठाए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को ज़्यादातर प्रशासन का सहयोग रहा है वहाँ पर, मगर एक आधे अधिकारी थे जो जिस तरह की समस्या है, तो इसके लिए मैंने जैसे वरुण भाई ने अभी बात रखी, हम स्पीकर साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उसके माध्यम से उन्होंने इस बात को उठाने का काम किया, और बाद में मुख्यमंत्री जी ने उस पर तत्परता दिखाई। तो मैं इसके लिए उनका ज़रूर धन्यवाद करूंगा, उसका बदलाव भी दिखाई दिया। जैसे एक आधे अधिकारी जो नहीं सुन रहे थे, जिस दिन मैं ये बात आई सामने, तो उसके बाद उनके तुरंत वापस खुद के कॉल आने लग गए। तो मैं मानता हूँ, आशा करता हूँ कि ये बदलाव केवल कुछ दिनों का ना रहे, ये निरंतर बदलाव, क्योंकि चाहे हम विपक्ष में हो, सत्ता पक्ष में हो, विधायक को चुना जाता है जनता की आवाज़ बनाकर। अगर जनता की आवाज़ कोई अधिकारी नहीं सुन रहा, तो उससे बड़ा मैं मानता हूं कोई पाप नहीं हो सकता एक प्रजातंत्र के अंदर। तो इस पाप को रोकने का काम एक तरीके से उन्होंने किया है, और मैं आशा करता हूं इसे और ज़्यादा ताकत देने का काम मुख्यमंत्री करेंगे। हामिद जी, आपसे और वरुण जी से एक सवाल, ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से कोरोना चल रहा है और लगातार बढ़ रहा है क्रम, इसमें क्या जो सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के जो प्रबंध हैं, उनसे आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए, मैं सही मायने में मैं इस पे बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि एक नई चुनौती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सभी का साथ सहयोग, राजनीति नहीं करना चाहूँगा, अगर कोई भी परिस्थिति, ये एक ऐसी परिस्थिति थी जिससे पूरा विश्व पहली बार जूझ रहा है, तो इसमें चुनौतियाँ ज़रूर आई, जिसमें हमने उनका साथ दिया। चाहे लॉकडाउन की बात हो, जब उन्होंने कहा जनता कर्फ्यू करें, हमने भी मांग रखी है। मैंने निरंतर, आप मेरा फेसबुक जाएंगे, मैंने इसका सहयोग करते हुए कि इसको हमें सफल बनाना है। और जो सरकार ने कोशिशें की, उन्होंने प्रयास किए, हमने उनका साथ दिया। मगर जहाँ पर, जैसे मैंने ये दो पहले उदाहरण दिए, किसानों के जीविका की बात हो, मजदूर की जीविका की बात हो, आम गरीब आदमी को राशन देने की बात हो, इनके साथ मैं सहमत नहीं हूँ कि आपने घोषणाएं कर दी मगर जनता का भरोसा तोड़ने का काम जो किया है, वो चीज़ मैं मानता हूँ बहुत गलत है। और ख़ास करके आज की तारीख में जब पूरा का पूरा प्रदेश इससे जूझ रहा है, अगर आप हमारा सहयोग और साथ चाहते हैं मगर प्रजातंत्र में जनता की आवाज़ को सुनने को तैयार नहीं है, तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ी कमी है। और ये सबसे बड़ी कमी है आज की तारीख में, सरकार की जितनी भी कोशिशें हैं उसमें दिखाई देंगी कि उनको उनकी बात को सुनते हुए तुरंत नीचे प्रशासनिक स्तर पर इस कार्य जो भी वो फैसला लेते हैं उसको अमली जामा पहनाने का प्रयास करना चाहिए। वरुण जी, यही सवाल आपसे है। देखिए धारनी जी, जैसे अभी अमित जी ने बोला कि बातें तो अच्छी हुई सरकार की तरफ से, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हुआ। कभी लोगों से थाली बजवाई गई, कभी लोगों से दिए जलवाए गए, लेकिन डॉक्टरों का यह कहना था कि हमें पीपीई किट तो दे दो, हमें N95 मास्क तो दे दो, कि शायद वो थाली बजाने से और दिए जलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। जो कोरोना योद्धा, जो डॉक्टर, जो नर्सेज, सभी पुलिस कर्मचारी, हेल्थ कर्मचारी, सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल के कार्य कर रहे हैं, हम उनका ही ध्यान नहीं रख रहे। ये मैंने कहा भी था कि ये इस तरह से है कि जैसे किसी सैनिक को हम बॉर्डर पे भेज दें बिना बंदूक के और उसको कहें कि कोई बात नहीं, आप लड़ना, बंदूक तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम आपके लिए तालियां बजाएंगे, हम आपके लिए थालियां बजाएंगे, हम आपके लिए दिए जलाएंगे। लेकिन ये सही नहीं है। बातें अच्छी हुई हैं, वायदे अच्छे किए गए थे, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा, चाहे किसान थे, चाहे गरीब आदमी था, असली मार बीमारी जहाज से आई और पिटाई आम आदमी की हुई। आज भी देखिए 25 मई को जहाज तो जला दिए गए, पर आज भी बसें नहीं चलती हमारे प्रदेश में, क्योंकि वो आम आदमी की सवारी है। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा कुछ हो के चाहे वो किसान को पिसना पड़ता है, चाहे गरीब को पिसना पड़ता है। ये नहीं था, ये गलत हुआ। तो देखिए, ये हैं दोनों युवा विधायक हैं, वरुण मुलाना और अमित सेहाग, दोनों कांग्रेस से हैं, लेकिन इनका बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना है कि वो राजनीति कोरोना के मुद्दे पर नहीं करना चाहते और सकारात्मक मुद्दों पर सरकार के साथ उनका सहयोग रहा भी है। लेकिन जो ये मुद्दे उठा रहे हैं वो ज्वलंत मुद्दे हैं।
क्योंकि किसानों का मुद्दा हो, आम आदमी का मुद्दा हो या मजदूरों का मुद्दा हो, ये आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, इन पर सरकार को कहीं ना कहीं बहुत सहानुभूति से सोचना चाहिए ताकि इन चीज़ों का निदान हो सके और ये इस कोरोना की लड़ाई में सामूहिक रूप से सरकार के साथ बिना किसी राजनीति के हर फ्रंट पर खड़े होने को तैयार नजर आए। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।